हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10 का बायो का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज का मैं एक गारंटी देता हूं कि आप लोग को यह चैप्टर है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में पूरा याद करवा दूंगा। लेकिन इसके लिए मेरी दो कंडीशन है, दो शर्त है। फर्स्ट, कि आप लोग को यह वीडियो विदाउट स्किप किए पूरा देखना होगा। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा कंडीशन यह है कि अगर मैं आपको यह चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से याद करवा देता हूं ना, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस योर अपडेट। सो राइट नाउ आवर टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग क्लास 9 में जानते हैं। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। ह्यूमन बॉडी का सबसे पहला सेल का नाम बताइए तो क्या होता है? ये क्लास 9 पे ही पढ़ना हम लोगों को। सबसे पहला सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है? ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग बोलते हैं उसको जाइगोट। ठीक है, सबसे पहला सेल बनता हम लोग का बॉडी में, उसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। चलो, ये सेल हुआ। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। बस अभी याद रखो, क्रोमोसोम्स रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम। बस अभी नाम याद रखो, इस क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमैटिन से। ठीक है, क्रोमैटिन किससे बनता है? ठीक है, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बनता है न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स किससे बनता है? देखो, न्यूक्लियोसोम दो चीज से मिलकर बनता है, एक हिस्टोन और दूसरा डीएनए। ठीक है, एक हिस्टोन और दूसरा डीएनए। ये तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले होता है क्या? सेल होता है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के अंदर क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसोम। अगर उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? सर, हिस्टोन और डीएनए से मेरा बनता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बनेगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से बनेगा क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिक करते हैं। इससे पहले ना कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो हिस्टोन्स, सेल में ना हिस्टोन्स का संख्या 60% रहता है और डीएनए का संख्या 40%। ठीक है, चलो अब देखो कि कैसे इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का स्ट्रक्चर, ये मेरा कहलाया क्या? डीएनए। मान लो ये मेरा कहला रहा है मेरा डीएनए। देखो, डीएनए और हिस्टोन मिलके बनता है न्यूक्लियोसोम। तो देखो, हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक गोल गोल टाइप का इस टाइप का प्रोटीन रहेगा। ठीक है, हिस्टोन गोल गोल टाइप का एक प्रोटीन रहेगा। मैं अलग पेन से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ, इस टाइप का। और ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है, इसमें इसको रैप अप करके ऐसा रहता है, पूरा गोल 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 पूरा घेर के रखेगा इसको, हिस्टोन को। ठीक है, और ऐसा 8 को हिस्टोन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये डीएनए पूरा सब में रैप अप किया हुआ रहता है। ऐसा 8 हिस्टोन और डीएनए मिलके बनाता है कितना? न्यूक्लियोसोम। ठीक, ये एक न्यूक्लियोसोम बना, जैसे एक न्यूक्लियोसोम बना। जब ये बहुत सारा न्यूक्लियोसोम आपस में कंडेंस होता है ना, कंडेंस होने के बाद क्या हो जाता है? ये कॉइल फॉर्म में हो जाता है। कंडेंस होने के बाद ये कॉइल फॉर्म में हो जाता है। कॉइल फॉर्म कहने का मतलब देखते हैं, आपका बात करेंगे टेलीफोन वायर, कॉइल फॉर्म में होता है। या किसी का घर में रूम हीटर होगा तो रूम हीटर को देखें, वो कॉइल उस टाइप का फॉर्म में ही आ जाता है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा उस टाइप के फॉर्म में आता है। और ये, ठीक है, ये बहुत सारा मिलके बनता है, इस टाइप का बनाता है पूरा। ठीक, ये बन गया मेरा न्यूक्लियोसोम। यहां तक आप लोग क्लियर होगा?
8 को हिस्टोन और डीएनए मिलके बनाया न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस होके कॉइल फॉर्म में आ गया तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्लियर? अब देखो क्रोमेटिन जब ये और कंडेंस होता है ना, और कंडेंस हो जाएगा, सुपर कंडेंस, सुपर कॉइल्ड हो जाएगा, एकदम सुपर कॉइल हो जाएगा, तो ये अब मेरा बन जाएगा, ठीक है, जब ये सुपर कॉइल होके ये मेरा बन जाता है क्रोमोसोम, सुपर कॉइल हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप में। ठीक, फिगर बना लेना, फिर आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, 8 को हिस्टोन और डीएनए मिलके बनाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर रहता है, उतना हम लोग पढ़ना नहीं, हम लोग को जनरली बस इस चैप्टर में ये सब चीज से हम लोग को डील करना है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हिस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्टोन के बारे में। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, हिस्टोन तरह का प्रोटीन होता है जो आपका, ठीक है, हेल्प इन द कॉइलिंग, ठीक है, हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ किसका? डीएनए। ठीक है, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है और ये हेल्प करता है कॉइलिंग करने में और पैकेजिंग करने में, किसका? डीएनए का। और ये बना और टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, आप इस चीज का टेंशन मत लो, आप सभी को है ना हैंड रिटन नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज का नोट करने टेंशन मत लो, बस समझो हिस्टोन क्या होता है। एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कॉइलिंग करने में हेल्प करता है, कॉइलिंग और पैकेजिंग करने में डीएनए का हेल्प करता है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल यूनिट। आपका ऑलरेडी बोल चुके थे हम कि 8 को हिस्टोन प्लस डीएनए मिलकर बनाता है न्यूक्लियोसोम। ये था आपका हिस्टोन, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल यूनिट। 8 हिस्टोन प्लस डीएनए मेक्स न्यूक्लियोसोम। यहां तक क्लियर आप लोग हो गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? ठीक है, डीएनए बहुत पढ़े। सबसे पहले जानो डीएनए का, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए ना, याद रखना, मेनली 3 चीज से कंपोज होता है, 3 चीज से। ठीक है, डीएनए मेनली 3 चीज से कंपोज होता है। पहला क्या? शुगर, ठीक है, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है और ये 3 चीज से कंपोज होता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। ये जो इस तरह का जो लूप बना है ना, ये बनता है किससे पता है आपको? यही मेरा बनता है शुगर प्लस फॉस्फेट से, ये मेरा बनता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस में टोटल 4 चीज रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस टोटल मेरा 4 चीज में रहता है। ठीक है, पहला, ठीक है, एडेनाइन, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। दूसरा साइटोनाइन, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तीसरा यूनाइन, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और चौथा थाइनाइन, ठीक है, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर से एक बार रिकैप करवाते चलते हैं। देखो, द मोर नंबर ऑफ टाइम यू विल लिसन ना, इट वुड मेक यू लर्न, आई एम श्योर।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डीएनए से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का रहता है। ठीक, ये जनरली आपका 3 चीज से बनता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, ये जो लूप टाइप का जो बना हुआ है, इस टाइप का जो ब्लैक लाइन है, ये मेरा बना हुआ शुगर और फॉस्फेट से। नाइट्रोजन बेस फिलहाल अभी नहीं जानते हैं, नाइट्रोजन बेस 4 चीज से बनता होता है। एक एडेनाइन जिसको हम लोग ए बोलते हैं, साइटोसाइन सी, ग्यूनाइन जी और थाइमाइन टी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहां तक तो आप लोग क्लियर हो गया। अब याद देखो, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्यूनाइन और थाइमाइन, देखो हमेशा, ठीक है, यहां पे गौर करना है, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ए टी के साथ कंबाइन होगा। ए मेरा जाता है टी के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए में के साथ कंबाइन होता है, टी के साथ होता है, मतलब एडेनाइन कंबाइन होगा थाइमाइन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? एंड द साइटोनाइन सी मेरा कंबाइन होगा जी के साथ विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ए हमेशा टी के साथ कंबाइन होगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी हमेशा जी के साथ कंबाइन होगा विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कहां पे रहता है? ये बिल्कुल आपका यहां नाइट्रोजन बेस जो बना है यहां पे, यहां बनता है। ठीक, ये मान लो ए है, ये मेरा टी है, ये मान लो मेरा सी है, ये मेरा जी है, फिर टी ए है, सी जी है, टी ए, इस टाइप से ही बनता है। ठीक है, इस टाइप से ये बनता है। ए हमेशा जाएगा टी के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी हमेशा जाएगा जी के साथ विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग पढ़े, हिस्टोन पढ़ लिए और डीएनए पढ़ लिए, यही दोनों मिलके बनता है न्यूक्लियोसोम। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके थे, जैसे कि आपको हम, कि ये न्यूक्लियम जब इसको कंडेंस होता है, ठीक है, जब ये कंडेंस होता है, कंडेंस होके कॉइल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस कंडेंस होके कॉइल फॉर्म में होता है तो क्या बनता है? क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियस जब कंडेंस होके कॉइल फॉर्म में होता है तो बन जाता है क्रोमैटिन। ठीक, क्रोमैटिन, ठीक, जब क्रोमैटिन आपका हाईली कंडेंस होना, हाईली कंडेंस होकर हाईली सुपर कॉइल हो जाता है ये। ठीक है, एक तरह का क्या बन जाता है? मेरा सुपर कॉइल बन जाता है। जब सुपर कॉइल होता है ना, ठीक, हाईली कंडेंस होकर सुपर कॉइल हो जाता है, सुपर कॉइल हो जाता है तो ये बनता है क्रोमोसोम। ठीक, तो ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। ये कंडेंस हुआ, कॉइल फॉर्म में आया तो क्रोमैटिन बना। जब ये हाईली कंडेंस हो जाए और एकदम सुपर कॉइल एकदम बन जाए तो ये बन जाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का डेफिनेशन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम का डेफिनेशन है, क्रोमोसोम आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड and condense chromatin फाइबर। यही है पूरा इसका, ये बन गया मेरा क्रोमोसोम। ठीक, यहां तक आप लोग क्लियर है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो शुरुआत में क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, और यहां पे याद रखना, ये जगह इसका सेंटर पे ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंटर पे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये मेरा एक तरह क्रोमोसोम बन गया है। यहां अब तक हम क्लियर है? एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। चलो, हिस्टोन और डीएनए से 8 को हिस्टोन प्लस डीएनए से मिलता है आपको न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस हो जाता है ना, कंडेंस होकर कॉइल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमैटिन जब सुपर कॉइल होता है ना तो क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक, तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस क्रोमैटिन फाइबर। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डीएनए क्या है, हिस्टोन क्या है,
न्यूक्लियोसोम कैसे आता है, क्रोमैटिन कैसे बनता है, क्रोमोसोम कैसे बनता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भूल है, ठीक है, आपको एक फैक्ट जानना नहीं होगा, आपके बॉडी में एक सेल में ना ऑलमोस्ट 2 मीटर लंबा, ठीक है, 2 मीटर लंबा एक सेल जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, ठीक है, उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए होता है जी। मतलब कितना अच्छा से वो मतलब ये कंडेंस हुआ, कॉइल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है, कितने अच्छे ढंग से वो, कितना हाईली सुपर कॉइल्ड होगा, ठीक। अच्छा हाँ, ये डीएनए का फुल फॉर्म आपको याद ही होगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का ये फुल फॉर्म होता है। ये पूरा क्रोमोसोम्स कैसे हुआ, कैसे बना, इस पे क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पढ़ लिए कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, हम क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट आने का टेंशन मत लीजिएगा, ये फुल नोट्स आपको, ये पूरे अच्छे ढंग से हैंड रिटन नोट्स आप लोग को है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, इसलिए बस जितना है उसको अच्छे से याद कर लेना, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ लिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आया कैसे हमको समझ में आ गया। अब एक बात जानना, टोटल ह्यूमन बॉडी में ना 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। इसको हम लोग कोई कोई बोलता है सर 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, 23 पेयर्स पढ़ते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका, इसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, 2n। 46 क्रोमोसोम होता है, इसको 23 पेयर्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, ठीक। एक से लेके 22 तक 22 पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम का, ठीक है, इसको हम लोग ऑटोसोम्स भी कहते हैं, 1 से लेके 22 पेयर तक का, ठीक है। और जो 23rd नंबर ऑफ पेयर है, 23rd पेयर, ठीक है, इसको हम लोग सेक्स सेल क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ये सेक्स गैमेट्स, स्पर्म्स और ओवरी सिक्रीट करने में हेल्प करता है। 1 से लेके 22 तक को हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, और आपका 23rd पेयर को हम लोग सेक्स सेल क्रोमोसोम कहते हैं। यहां तक क्लियर आप लोग को। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि 23rd पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स सेल नहीं, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। 23rd पेयर को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक। अब एक चीज जान, ये चीज आप लोग पढ़े ही होंगे, जब XX, ठीक है, जब XX होता है तो हम लोग का कौन सा चाइल्ड फॉर्म होता है जी, गर्ल चाइल्ड। और जब XY होता है तो हम लोग का कौन सा चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड। यहां तक समझ में आपको आ गया। अब देखो, ठीक है, क्रोमोसोम ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो हम लोग आगे पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे पूरा सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। ये मान लो मेरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये अपना क्या करता है, डुप्लीकेट, ठीक है, एक डुप्लीकेट बना लेता है अपना सेल डिवीजन के टाइम में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो ये अपना एक डुप्लीकेट बना लेता है क्रोमेटिड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और याद रखना, ये जो सेंटर वाला पार्ट है क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर, ऑलरेडी बोल चुके हैं हम, ठीक है। इसका सेंटर पार्ट होता है, ये सेंटर जहां पे जॉइंट है, यहां पे ये, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेल डिवीजन के टाइम में ये अपना क्या हो जाता है, क्रोमेटिड। ये पूरा क्रोमोसोम का आपका कहानी खत्म, इससे ज्यादा क्रोमोसोम में कुछ नहीं है, ठीक है। ये पूरा कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होता है, इसको 23 पेयर्स बोलते हैं, या हम लोग 2n बोल सकते हैं। 1 से लेके 22 पेयर तक को क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी ऑटोसोम बोलते हैं। 1 से लेके 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। 23rd पेयर को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं।
यही डिटरमाइन करता है कि आपके पास बेबी चाइल्ड होगा कि गर्ल चाइल्ड होगा। एक्सएस रहा तो गर्ल चाइल्ड और एक्स वाई रहा तो मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड क्या होता है? बॉय बोल दो, मेल मत बोलो, ठीक है, बॉय चाइल्ड होगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन अपना एक डुप्लीकेट बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ये पूरा क्रोमोसोम का चैप्टर का जो पार्ट है ये पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता क्या है, हम लोग यहां से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन से पहले एक हमको बात बताइए कि हम लोग का बॉडी में सेल का क्या जरूरत है। सेल का क्या जरूरत है? देखो, सेल का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सेल आपको बड़ा होने में, आपको ग्रो करने में काम आता है। सेल का क्या क्या यूज़ है वो देख लो, क्या क्या पहले है। सेल का पहला क्या होता है? आपको ग्रोथ आपका होता है सेल के कारण। अगर आपका कहीं पे रिपेयर भी सेल ही के कारण होता है, ठीक है। तीसरा होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपका सेल के ही कारण होता है भाई, ठीक है। अगर आपका रिप्रोडक्शन, अगर आपका सेल नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद करो फर्स्ट आपका सेल क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट सेल क्या बताए थे आपको? जाइगोट पढ़ाए थे ना, ठीक है। तो सेल रिप्रोडक्शन पे काम आता है। फिर आपका रिप्लेसमेंट करने में, जो खराब सेल है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये सेल का 4 इंपॉर्टेंट काम है। पहला ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन और रिप्लेसमेंट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल पढ़ लिए, सेल होता क्या है, कि अब हम लोग बात करते हैं सेल का डिवीजन, ठीक है। सेल का डिवीजन का बात करते हैं हम लोग। देखो, सेल 2 टाइप में, सेल है ना 2 टाइप में डिवाइड होता है, ठीक। सेल आपका 2 टाइप से डिवाइड होता है, ठीक है। सेल आपका 2 टाइप से डिवाइड होता है। ठीक, पहला, ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस, ठीक है। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं मायोसिस। अभी माइटोसिस क्या होता है, मायोसिस क्या होता है, डिटेल में पढ़ते हैं। चलो पहले दोनों का ओवरऑल व्यू, ठीक है। ये मेरा क्या है? सेल है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46। 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। जब एक सेल, एक इसको बोलो पेरेंट सेल बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग पेरेंट सेल बोलेंगे। यह आइडेंटिकली 2 सेल में बढ़ जाता है, एकदम आइडेंटिकली 2 सेल में। जब एक सेल आपका आइडेंटिकली 2 सेल में बढ़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिटोसिस, ठीक। मिटोसिस का पहला पॉइंट क्या हो गया, आप बोल सकते हो? 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म, ठीक है। 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है इससे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइप्लॉइड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइप्लॉइड। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर होगा, ठीक है। अगर यहां 46 क्रोमोसोम है तो यहां पर भी 46, यहां पर भी 46। 46 को याद करो, हम 2n से बोलते हैं, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2n। यहां पर भी हो जाएगा 2n। ये दूसरा चीज होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्म, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करता है आपका सेल माइटोसिस और मिटोसिस में, ठीक है। ये आपको है ना, जितना भी ऑटोजोम्स में जितना भी होता है ना, ठीक है, हम पढ़ाए थे ना 1 से 22 नंबर तक सेल में ऑटोजोम्स होता है। ऑटोजोम्स कहने का मतलब आपका ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ जो सेल होता है ना, उसको बोलते हैं ऑटोजोम्स। वो सब में मिटोसिस होता है, ठीक है। मतलब जितना भी ऑटोजोम्स,
ये ऑटोजोम्स का इतना चीज होता है, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, वो सब में उसमें आपका सेल डिवीजन म्यूटस टाइप का होता है ऑटोजोम्स में, ठीक। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है हमको, ठीक। मतलब मेयोसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला कि ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, इसको हम लोग डाइप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होगा, ठीक है। यहां पर 46 है तो यहां पर 46 होगा नीचे में। तीसरा, ऑटोजोम कहने का मतलब ये जितना भी जो आपका इस टाइप का डिवीजन आपको 1 से लेकर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम करता है, जिसमें आपका ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। और तीसरा, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन टाइम ऑफ डुप्लीकेशन। ये है पूरा मेयोसिस का एक ओवरऑल व्यू। हम लोग भी और डिटेल में पढ़ेंगे सेल डिवाइड कैसे हो रहा है मेयोसिस में, लेकिन इस ओवरऑल व्यू आपको बता रहा हूं। तो अभी सेल इतना ही है कि आप लोग बस जितना हो लिमिटेड, आपको पूरा चीज पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हाँ, फिर से बताता हूँ, इस सबको नोट्स अगर स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। तो पूरे अच्छे ढंग से आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है। उससे बाहर तो आपका एग्जाम में पूछने से रहा, पूरा डिटेल से पूरे अच्छे ढंग से किया हुआ है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किसका, मेयोसिस का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, मेयोसिस। देखो, इससे टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, शुरुआत में 46 ही रहेगा। ये ना 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल में बढ़ता है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। ईच डॉटर सेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहां 46 है तो यहां कितना होगा 23, यहां पर कितना होगा 23, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं याद बताओ, 2n से करते हैं। इसको किससे करेंगे, आधा है ना, आधा आधा कर दो सब जगह, nn कर दो। मतलब पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या बना, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल में बढ़ता है। दूसरा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये कहां देखने को मिलता है, ऑटोसोम तो वो हो गया। 23rd पेयर क्या था, 23rd पेयर क्या था, आप याद कर लोगे तो एक बार याद करो जस्ट। 23rd पेयर क्या था, 23rd पेयर आपका था सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स गैमेट्स में जब प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उस समय काम आता है ये, ठीक है, टू प्रोड्यूस सेक्स गैमेट्स, ठीक है। माइटोसिस में सिंगल सेल न्यूक्लियर डिवीजन था ना, यहां पे क्या होगा, डबल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। डबल न्यूक्लियर डिवीजन, ये डबल न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसमें, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डुप्लीकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम का समझ ये क्या होता है, डिफाइन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो कैसे आपका ये पूरा चीज होता है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरा ये चीज याद हो जाए, ठीक है। इसको मैं यहाँ वापस से बना देता हूँ, यहाँ पे एक 2n बना दो, 23rd बना दो और एक यहाँ बना दो। चलो, ये हम लोग क्या है, बॉडी सेल, ठीक।
ये मैन, ये वुमेन का। मैन में कितना क्रोमोसोम होगा? 46। वुमेन में कितना क्रोमोसोम होगा? 46। ठीक है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स होने के बाद, ठीक है, मेन से टोटल 23 क्रोमोसोम नीचे आएगा और वुमेन से भी 23। जब यही दोनों क्रोमोसोम आपस में जब मिल जाता है ना, तो कितना हो जाता है? 46 क्रोमोसोम हो जाता है। और यहीं से आपका न्यू बेबी का फर्स्ट सेल बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। तो मिटोसिस का सारा इंपॉर्टेंट, मायोसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा है कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है। पेरेंट सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है और इसमें कितना होता है? 23 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है। ये आपका टू प्रोड्यूस सेक्स गैमेट्स करने, सेक्स क्रोमोसोम के समय काम आता है 23 ये सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस करने में। इसमें डबल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये पूरा मिटोसिस मायोसिस का पूरा ये डिटेल बता दिया आपको। ठीक है। अगर एक बार डिटेल आपको दोनों मिटोसिस और मायोसिस का डिफरेंस याद करोगे तो इसमें क्या हुआ? 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल बना। ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है। पहला चीज, इसमें 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है, इसमें 2। ठीक। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 3 हो जाता है। और इसमें कितना होता है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा, 46। क्लियर? अब इसका बात करता हूं मैं, ये ऑटोसोम्स मतलब आपका रिपेयर, रिप्लेसमेंट और ग्रोथ में हेल्प, ये डिवीजन दिखाया जाता है। ठीक है। सॉरी, मिस्टेक, ये आपका सेक्स टाइम में दिखाया जाता है इसका। ठीक है। ड्यूरिंग द सेक्स टाइम। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम के समय। और ये ऑटोसोम मतलब ड्यूरिंग द आपका टाइम ऑफ रिपेयर, रिप्लेसमेंट और ग्रोथ के समय। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, इसमें डबल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये पूरा सेल डिविजन्स का 2 तो मैंने आपको ब्रीफ बताया। सेल आपका 2 टाइप से डिवाइड होता है, या मियोसिस के रूप में होगा या मिटोसिस के रूप में होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सेल डिवाइड क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे होता है। ठीक है। सेल डिवाइड कैसे होता है। और एक छोटा सा टॉपिक है जीन। ठीक है। हम लोग अब जीन के बारे में पढ़ते हैं। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक जीन का, फिर आगे पर डिटेल में पढ़ेंगे सेल डिवाइड कैसे होता है। तो चलो जीन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, जीन। व्हाट इज जीन या व्हाट आर जीन? व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? ठीक है। जीन क्या होता है? देखो, जीन है ना बेसिक, ठीक है, बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। ठीक है। जीन क्या? एक बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। ठीक है। पहला पॉइंट, जीन बनता किससे है? जीन आपका बनता है किससे है? डीएनए से बनता है। ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है मॉलिक्यूल्स बनाने, कौन सा मॉलिक्यूल्स? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बनाने में। ठीक। जीन क्या है? इट इज अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट to make a molecule called protein and act as an instrument to make a molecule called protein. ठीक है। जीन क्या होता है? इट इज अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेक अ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जीन्स इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक ह्यूमन बॉडी में ना अप्रॉक्स बोला जाता है ना 20 to 25,000 जीन्स होता है। ठीक है। 20-25,000 जीन्स ह्यूमन बॉडी में होता है। एक फैक्ट आपको बताते हैं, पता है, मेरा जीन
आपका जीन, आपके फादर का जीन, आइंस्टाइन का जीन, ठीक है, या सचिन का जीन 99% सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट 99% हम लोग का जीन सिमिलर होता है, ठीक है। 1% का स्लाइट डिफरेंस होता है। इसलिए जो सचिन भी कर सकता है हम लोग भी कर सकते हैं, जो आइंस्टाइन भी कर सकता है हम लोग भी कर सकते हैं, एक तरह बात बोलो तो, ठीक है। उसके लिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत और कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ नहीं। हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं है। हार्ड वर्क करोगे आपका रिजल्ट आएगा। तो हम लोग बात किए, एक ह्यूमन बॉडी में 20 to 25,000 ऑफ जीन प्रेजेंट होता है और ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस का जीन्स आइडेंटिकल होता है। 99% आइडेंटिकल होता है, 1% का स्लाइट डिफरेंस होता है। जीन क्या होता है? इट इज अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिटेज। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेक अ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। ये पूरा जीन खत्म हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल्स। लास्ट टॉपिक आपका बुक का, हम लोग पढ़ते पढ़ते एकदम लास्ट टॉपिक में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं क्या, सेल साइकिल को लेके। सेल साइकिल क्या? देखो, आप अपना पूरा लाइफ में सेल दो फेज में जनरली पाया जाता है। एक होता है डिवाइडिंग फेज और एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है। सेल अपने लाइफ में दो फेज में होता है, एक नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक, और एक दूसरा होता है डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को पहले हम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये नॉन डिवाइडिंग फेज, इस फेज को हम लोग है ना, ठीक है, इस फेज को नॉन डिवाइडिंग फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत जगह बुक्स में उसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और इसको हम लोग इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज और इंटरफेस। एक सेल अपना लाइफ का ना 80 to 90% ऑफ टाइम इस फेज में रहता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में रहता है। इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं कि सेल रेस्ट कर रहा होता उसमें, हम लोग उसको रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि हम लोग बाहर से एक्सटर्नली कुछ हम लोग को विजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ हम लोग को विजिबल नहीं होता एक्सटर्नली सेल के बाहर से, इंटरनली लेकिन बहुत काम चलता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। जिस तरह हम लोग का बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, भले हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट अभी कोरोना के टाइम में एकदम कुछ नहीं कर रही है, इंटरनली बहुत काम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी रेस्टिंग फेज में भी बहुत सारा काम होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेस को लेके, वही रेस्टिंग फेज है इंटरफेस। पहला पॉइंट आपका बना कि 80 to 90% ऑफ टाइम इंटरफेस में रहता है ये, ठीक है। इंटरफेस में भी है ना, सेल का 3 स्टेज होता है, ठीक है। सेल पास 3 स्टेज होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं G1, दूसरा को S और तीसरा को G2। G1 को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ग्रोथ सेल, इसको बोलेंगे हम लोग सिंथेसाइजेस सेल, और इसको बोलेंगे सेकेंड ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट फेज में G1, सेकेंड में S2, थर्ड में G2, सॉरी G1, S और G2, ये 3 स्टेजेस में सेल के अंदर काम होता है। इस सब में से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट ग्रोथ स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं G1। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। G1 स्टेज में क्या क्या होता है, पहला चीज, ठीक है, सारा इसका डिटेल आपको बताता हूं G1 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका यहां पे डीएनए और प्रोटीन
सिंथेसाइज होना होता है, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन आपका सिंथेसाइज होता है। सेकेंड आपका, ठीक है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसमें, ठीक है। इसमें अंदर में साइटोप्लाज्म जानते हैं, लिक्विड टाइप का होता है जो न्यूक्लियस के बाहर आता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ, आपको न्यूक्लियस है ना क्लियरली पूरा विजिबल होगा इसमें, ठीक है। आपको न्यूक्लियस पूरा इसमें क्लियरली आपको विजिबल दिखता है, सब कुछ होना बनना चालू हो जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना ये सब चीज आपको 9th का है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिवाइड हो जाता है इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट है डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, दूसरा साइटोक्रोम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तीसरा न्यूक्लियर आपको विजिबल होने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पचमा पॉइंट, ये सब करने के बाद है ना सेल के पास दो ऑप्शन आता है, ठीक है। या फिर पहला कि वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाए, कहानी खत्म उसका, ठीक है, मतलब निर्वना हो जाए। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग भी एक ह्यूमन साइकिल में, बर्थ साइकिल में, अगर ये जन्म और मृत्यु से हम लोग बाहर निकल जाते हैं उसको बोलते हैं निर्वना। बुद्धिज्म और जैनिज्म में पढ़ना है ना आप लोग क्लास 9th में, निर्वना कैसे अटेंड होता है, कि जन्म और मृत्यु से ही बाहर निकल जाओ, ठीक है। कोई स्वर्ग का प्राप्ति मत करो, सीधे जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाओ, उसको बोलते हैं निर्वना। तो सेल पास दो ऑप्शन है, या फिर वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाए या फिर वो आगे कंटिन्यू करे, ठीक है। आगे कंटिन्यू मतलब सिंथेसाइज फेज पे जाने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। सिंथेसाइज फेज में जाने के लिए वो रेडी हो जाए, ठीक है। या फर्स्ट क्रॉस सेल मत लिखिएगा, यहाँ फर्स्ट क्रॉस फेज लिखिएगा, यहाँ पर भी फेज, यहाँ पर भी फेज, ठीक है। वो सिंथेसाइज फेज में जाने के रेडी हो जाए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या क्या होता है। पहला डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर आपको दिखने लगेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ के बाद सेल पास दो ऑप्शन होता है, या सेल साइकिल से बाहर निकल जाए या फिर क्या सिंथेसाइज फेज में आ जाए, जिसको हम लोग एस फेज भी बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे एस फेज का। एस फेज में क्या होता है, ठीक है। यहां पर भी आपको डीएनए और प्रोटीन आपको सिंथेसाइज होगा, यहां पर भी, ठीक है। डीएनए प्रोटीन और सिंथेसाइज होगा, यहां पे और भी होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम। ये देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोमोसोम स्टार्ट्स डुप्लीकेशन। यहां से एस फेज में, सिंथेसाइज फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन यहां से शुरू होता है, ठीक। इसके बाद यहां ज्यादा पॉइंट नहीं, दो ही पॉइंट है, डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन शुरू होता है। उसके बाद आपका वो थर्ड फेज में जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज, ठीक, ग्रोथ फेज। अब इस ग्रोथ फेज में क्या होता है, यहां पे मोर डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस, ठीक है, मोर डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ग्रोथ फेज में। मतलब हम लोग बढ़ते हैं सेल साइकिल, ठीक है, अपने लाइफ में दो फेज में होता है, पहला नॉन डिवाइडिंग फेज और डिवाइडिंग फेज में, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इंटरफेज भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेज में ना जनरली सेल अपना 80 to 90% ऑफ लाइफ बिताता है, ठीक है, 80 to 90%। इसमें आपका 3 फेज होता है, पहला G1, S और G2,
G1 को हम लोग फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, S को सिंथेसाइजेस फेज बोलते हैं, G2 को हम लोग सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या होता है। फर्स्ट ग्रोथ फेज में डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा साइटोप्लाज्म वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तीसरा न्यूक्लियर का आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा। इसके बाद सेल पास दो ऑप्शन आता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग भूल जाओगे तो। ठीक है, तो बोलना मत कि सर पढ़ाए ही नहीं आप तो। ऑप्शन, सेल पास दो ऑप्शन होता है, या सेल साइकिल से बाहर निकल जाए या फिर आगे वो कंटिन्यू करे सिंथेसाइजर फेज में जाने का तैयारी कर ले। सिंथेसाइजर फेज में गया वो तो वहां पे और भी डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होता है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन का शुरुआत हो जाता है। ठीक, थर्ड फेज में आता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ठीक, सेकेंड ग्रोथ फेज, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ग्रोथ फेज। इसमें मोर डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, ज्यादा और डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ये पूरा इंटरफेस का कहानी शुरू खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडिंग फेज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडिंग फेज। ठीक है, हम लोग डिवाइडिंग फेज का बात कर रहे थे। डिवाइडिंग फेज में ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि सेल दो टाइप में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, पहला क्या था, मिटोसिस, और दूसरा था मियोसिस। ठीक है, सेल दो टाइप में डिवाइड होता है, पहला था मिटोसिस, दूसरा मियोसिस। ठीक है, तो मिटोसिस में सेल कैसे डिवाइड होता है हम उसका बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानो डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज को हम लोग, ठीक है, एम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग फेज को हम लोग एम फेज भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हम पहले बात करते हैं मिटोसिस को लेके। क्या बात करेंगे हम लोग, मिटोसिस। ठीक है, देखो जब भी सेल मिटोसिस में जाता है, ठीक है, डिवाइड होने के लिए, तो उसको वहां पे इंटरफेस के बाद डिवाइड होता है ना, तो उसके बाद वहां पे इसको दो स्टेप में जाना पड़ेगा, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 को हम लोग बोलते हैं कैरियोकेनेसिस, KENISIS आई थिंक, एंड दूसरा है साइटोकेनेसिस। ठीक है, दूसरा है साइटोकेनेसिस, CYTOKINESIS। ठीक है, साइटोकेनेसिस। ठीक, क्रायोकेनेसिस में स्टेप 1 उसको पहले क्रायोकेनेसिस में जाना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप 2 साइटोकेनेसिस में जाना पड़ेगा। इसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, फिर नया सेल फॉर्म होगा, और फिर वहाँ से फर्दर सेल साइकिल चलते रहेगा, वापस इंटरफेस में आएगा, फिर वापस से ये सेल डिवाइड होगा, फिर इंटरफेस, सेल डिवाइड, चलते रहेगा। क्रायोकेनेसिस में सेल का ना यहाँ पे भी 4 फेज होता है। ठीक है, क्रायोकेनेसिस में भी सेल का 4 फेज होता है। पहला फेज को बोलते हैं हम लोग प्रोफेन फेज। ठीक है, पहला फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 फेज में क्रायोकेनेसिस डिवाइड होता है। आफ्टर इंटरफेज खत्म होने के बाद, रेस्टिंग फेज खत्म होने के बाद सेल चला जाता है एम फेज में, मतलब डिवीजन फेज में आता है। यहाँ पे इसको 2 स्टेप में होना पड़ता है, पहला इसको क्रायोकेनेसिस होना पड़ेगा, उसके बाद साइटोकेनेसिस होना पड़ेगा। उससे पहले क्रायोकेनेसिस में भी इसके पास 4 फेज फॉर पाना होता है, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। ठीक है, हम लोग डिटेल में पूरा एक फेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, डायग्रामेटिकली पूरा पढ़ेंगे। एकदम टेंशन मत लीजिएगा, आपको एकदम ईजी ढंग से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेज को लेके। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है हम लोग यहाँ बात करेंगे, प्रोफेज में क्या होता है। देखो डायग्रामेटिकली मैं पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको पूरा डायग्रामेटिक समझाऊंगा। इंटरफेज में सेल कैसा होता है बताता हूँ मैं। ठीक, ये मेरा सेल है, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस, ये मेरा क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक, ये मेरा सेल है, और यहाँ पे मेरा होता है साइटोप्लाज्म।
ये मेरा साइटो लिक्विड टाइप का जो जेल होता है, लिक्विड टाइप का होता है साइटोप्लाज्म। ये मेरा क्रोमेटिन थ्रेड्स है, ठीक। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको मेरा कहते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स यहाँ पे ये मेरा होता है सेंट्रियोल्स। साइटोप्लाज्म में सेल का कुछ इंटरफेस में सेल ऐसे रहता है। अब देखो जैसे ये प्रोफेज में आता है ना, ठीक है, प्रोफेज में आता है, ठीक। सबसे फर्स्ट स्टेप सुनिएगा, जैसे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक, क्रोमोसोम, ठीक है, थिक होने लगता है, मोटा होने लगता है, थिक एंड इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। क्रोमोसोम थिक हो जाता है और ये क्लियरली विजिबल हो जाता है, फर्स्ट चीज, ठीक। सेकेंड चीज, आपको यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, ठीक है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। थर्ड, जो सेंट्रियोल्स था ना, जो हम लोग यहां बनाए थे, ठीक है, ये थोड़ा आपस से अब दूर जाने लगता है, थोड़ा दूर, ठीक। सेंट्रियोल्स आपस से थोड़ा दूर जाता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर अपीयर्स होता है यहाँ पे, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर अपीयर होने लगता है, ठीक। ये मेरा अर्ली प्रोफेज है, इसको बोलेंगे ना अर्ली प्रो फेज, ठीक। अब देखो यहां से सेल यहां पहुंच गया, ये जो है ना, जो सेंट्रियोल्स था ना, ये पूरा दोनों अपोजिट पोल से पहुंच जाता है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट पोल से पहुंच जाते हैं, इसको हम लोग यहां बोलते हैं एस्टर्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट पोल में पहुंच जाता है, और स्पाइंडल फाइबर मैं पूरा बना देता हूं यहां पे, ये मेरा क्या कहलाया, स्पाइंडल फाइबर, ठीक। स्पाइंडल फाइबर यहाँ आता है, एक चीज़ यहाँ देखना, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन्स होता है ना, वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस का मेंबर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, और जितना भी क्रोमोसोम है, जितना भी क्रोमोसोम है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम, वो इक्वेटर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। ये मेरा हो गया लेट प्रोफेज में, ये मेरा हो गया लेट प्रो फेज। क्या क्या बोले हम, एक बार फिर सबको सारा पॉइंट को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोले आपको, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोले, क्रोमोसोम थिक होता है, थिक होने लगता है और विजिबल हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम थिक होता है और विजिबल होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या बोले, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, मतलब यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम का खत्म हो गया। थर्ड क्या बोले, ठीक है, ये जो सेंट्रियोल्स होता है, ये सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है, सेंट्रियोल्स स्टार्ट, ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल स्टार्ट्स क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग इन अपोजिट पोल, और स्पाइंडल फाइबर
अपीयर्स, ये जो मकड़ी का जाल टाइप का बना हुआ है ना, स्पाइंडल फाइबर्स अपीयर हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चौथा पॉइंट ये बात कर रहा हूं लेट प्रोफेज का, क्या दिखता है हमको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपियर। ठीक है, न्यूक्लियस मेंबर मेरा मेम्ब्रेन्स, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स है क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। और ठीक है, और यहां पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स में डिसअपियर हो गया। और ये जितना भी क्रोमोसोम है ना, वो क्या होता है? अब इक्वेटर या सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। मैं लिखता हूं, क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर। अब क्रोमोसोम क्या होता है? सेंटर्स की तरफ मूव करने लगता है। तो ये था प्रोफेज में। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। पहला कि आपको क्रोमोसोम दिखने लगेगा, थिक होकर मोटा होकर दिखने लगेगा। दूसरा, डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तीसरा, ये आपका सेंट्रियोल्स है वो आप आपस में मूव करने लगता है, अपार्ट होने लगता है, इसके कारण स्पाइंडल फाइबर दिखेगा। ठीक है, क्रोमोसोम, फिर यहाँ का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है वो डिसअपियर हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा होता है? ये जो क्रोमोसोम्स है अब सब के सब सेंटर्स की तरफ मूव करने लगते। ये होता है प्रोफेज का पूरा बात। ठीक है, ये होता है मेरा प्रोफेज। अब बात करते हैं हम लोग मेटाफेज में। ठीक है, आप लोग इस चीज़ का एकदम टेंशन ना ले, कोई भी कॉपी करने की इतनी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका इस सारे चीज़ का आपको PDF फॉर्मेट में आपको सारा कुछ रिटर्न नोट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चीज़ का एकदम टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटाफेज का। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में क्या होता है? ये मेरा क्या है? सेल है। ठीक, ये मेरा दो कौन सा पॉइंट था? एस्टर, याद होगा ना, एस्टर था। ठीक, ये मेरा स्पाइंडल फाइबर था। और आपको बोले थे ये मेरा न्यूक्लियर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका है, हटा ही दो इसको, न्यूक्लियर में डिसअपियर हो गया कंप्लीटली इसमें। ठीक है, न्यूक्लियस मेरा डिसअपियर हो गया। देखो, पहला चीज इसमें, हर एक क्रोमोसोम स्पाइंडल फाइबर से अटैच होता है। हर एक क्रोमोसोम, जितना भी क्रोमोसोम होगा सेल में ना, वो सब का सब स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। ठीक, और सारा का सारा एकदम स्ट्रेट लाइन, सेंटर में एकदम स्ट्रेट लाइन बना लेता है। जितना भी क्रोमोसोम है ना, स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा और सारा का सारा सेंटर पे एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, टेंशन बन के। ठीक है, एकदम सावधान पोजीशन पे सेंटर पे हो जाता है। ये मेरा होता है मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में क्या हो रहा है कि सारा क्रोमोसोम स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, सब का सब एकदम सेंटर इक्वेटर पर जाके एकदम स्ट्रेट लाइन पे एकदम फॉर्म हो गया है। ठीक, स्ट्रेट लाइन बना लिया एकदम स्ट्रेट लाइन। अब यहां से बात होता आपका जाता है किसमें? ठीक है, अब यहां से जाएगा वो एनाफेज में। ये हो गया मेटाफेज कंप्लीट। अब जाएगा यहां से एनाफेज। ठीक, देखो एनाफेज में कैसे वो क्या होता है, एनाफेज को चीज़ों को समझना कैसे क्या होगा एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, ये जो एस्टर था ना, ठीक है, ये मेरा क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, ये मेरा क्या है? क्रोमोसोम, या डुप्लीकेट क्रोमोसोम बोल दो, डुप्लीकेट क्रोमोसोम का ऑलरेडी डुप्लीकेशन हो चुका है यहाँ पे। ये वाला कौन सा कहलाता है मेरा पॉइंट? सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये मैं सेंट्रियोल्स कहता है। अब क्या होता है ना, यहां से ना ये सेंट्रियोल्स से ना ये क्रोमोसोम टूट जाता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स, ये क्रोमोसोम टूट जाता है और दोनों अपोजिट पोल में ट्रैवल करता है।
मतलब एक जाएगा मेरा, मान के चलो ये सेंट इधर, तो एक जाएगा मेरा इधर, ठीक है, एक जाएगा मेरा इधर तो एक जाएगा इधर, एक जाएगा मेरा इधर तो एक जाएगा मेरा इधर, ठीक है, एक जाएगा इधर तो एक जाएगा मेरा इधर, ठीक है। नहीं समझ में आता तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक जाएगा मेरा इधर, एक जाएगा मेरा इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। मतलब दोनों का दोनों क्या होता है, अब अपने से अपार्ट होने लगता है, ठीक है, पोल्स की तरफ मूव करने लगेगा अब यहाँ से, ठीक, ये भी यहाँ पहुँचेगा, ये भी यहाँ पहुँचेगा, फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज़ क्या होता है ना, यहाँ पे एक फरो डेवलप हो जाता है। एनिमल सेल में बात कर रहा हूँ, एनिमल सेल में यहाँ पे एक फरो डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या डेवलप होता है, फरो। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखोगे क्रोमोसोम स्प्लिट, ठीक, क्रोमोसोम यहाँ पे टूट जाता है सेंट्रियोल से। दूसरा होता है, ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपने तरफ मूव करने लगेगा। तीसरा क्या होगा, फोरो डेवलप, ठीक है। यहाँ पे फोरो, ये जो गड्ढा टाइप का बना हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं, फोरो डेवलप हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को सभी कुछ समझ में आया होगा, एनाफेज तक। अब यहाँ पे ऑलरेडी से क्रोमोसोम आपका टूट चुका है और फोरो डेवलप हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट फेज, जो इस क्रायोकिनेसिस का लास्ट फेज है, टेलोफेज। इसमें क्या होता है, ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है, ये सभी को फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। आपको नोट्स, सारा का नोट्स आपका बना हुआ है, आपको एकदम हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्मेट में सब कुछ मिलेगा, ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। पहला, अब मैं बात करता हूं, अब यहां पे क्या होता है टेलोफेज में, TELOPHASE, टेलोफेज में, ठीक है, आपको 2 ठो डॉटर सेल दिखने लगेगा, तो 2 डॉटर सेल अपीयर, ठीक है। डॉटर सेल आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, वापस से न्यूक्लियस अपीयर हो गया, ठीक। क्रोमोसोम, ठीक है, अपने अपने साइड तक पहुंच चुका है, ठीक है, अपने अपने साइड पहुंच चुका है अपोजिट पोल में, ठीक है। और ये जो स्पाइंडल फाइबर था ना, ठीक है, वो जो स्पाइंडल फाइबर था वो डिसअपेयर हो गया, ठीक है। ये जो स्पाइंडल फाइबर था वो क्या हो गया, डिसअपेयर, ये वापस से कुछ इस टाइप का बन गया, शुरू वाला सेल था ना इस टाइप में, ठीक। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पे बोलो, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट बोलेंगे, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये अब ये क्लियरली आपको दिख रहा है फोरो यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज आपको यहाँ पे क्या क्या आपका हुआ, क्या क्या पॉइंट बना यहाँ से, पहला 2 डॉटर सेल अपीयर, 2 डॉटर सेल आएगा, ठीक है। दूसरा बोल दो ये वाला स्पाइंडल फाइबर, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, स्पाइडल फाइबर डिसइंटीग्रेट या डिसअपियर, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तीसरा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स था, अपीयर्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेंबर्स वापस से यहां पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फोरो यहां पे अपने आप को और डेप्थनिंग कर दिया है, ठीक है, ठीक है, यहां फोरो अपने आप को और डेप्थनिंग कर दिया है। और याद रखना ये फोरो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये मैं आप आगे पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है।
फोरो यहाँ पे और अपने आप को डेप्थ कर लिया और ज़्यादा गढ़ा कर लिया। ये टेलोफेज में यही 2-3 चीज़ होता है, ठीक है। अपने आप को और डीपेन कर लेता है फोरो, ठीक है, अपने आप को और गहरा कर लेता है। तो टेलोफेज में ये हो गया आपका टेलोफेज का कहानी, ठीक। तो क्रायोकिनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में क्या होता है, ठीक है, यहां मिटा दो इसको। अब साइटोकिनेसिस में क्या होता है, चलो साइटोकिनेसिस में, ठीक। साइटोकिनेसिस देखो, न्यूक्लियस तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस 2 बन चुका है। अब यहां पे इसका मतलब क्या होगा, साइटोकिनेसिस का ही मतलब हो जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोकिनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म, मैं एनिमल सेल्स का एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं, ठीक है। एनिमल सेल्स का मैं बात करता हूं, इस टाइप का सेल ऑलरेडी हम लोग पहले टेलोफेज में हो चुका था। और यहाँ पे मेरा मान के चलो, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये डिवाइड होने के बाद ना ये अपना एक अलग बन जाएगा और यहाँ पे एक अपना अलग, 2 तो डॉटर सेल बना दिया है, ठीक है। ये कंप्लीटली यहाँ पे ये फोरो डेप्थन होते गया, डेप्थन होते गया, डेप्थन होते गया और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये किसका बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल सेल का बात कर रहा हूँ। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, प्लांट सेल में फोरो नहीं आता है। चलो, प्लांट सेल में यहाँ पे फोरो नहीं आता है। मान के चलो मैं बात कर रहा हूँ, देखो एनाफेज तक सब कुछ वही होता है। ये मान के चलो ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है। एनाफेज तक मतलब यहाँ पे ठीक, मेरा ये हो गया। यहाँ पे फोरो डेवलप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फोरो डेवलप नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, प्लेट एक फॉर्म होता है, प्लेट, ठीक। यहाँ पे प्लेट फॉर्म होता है और यही प्लेट इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। यही प्लेट इसको डिवाइड कर देगा प्लांट सेल को। क्लियर। तो कुछ चीजें, ये मेरा साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल का ये दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये मैंने किसको आपको दिखाया है, ये एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में फोरो डेवलप होता है, यहाँ पे प्लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, प्लेट डेवलप होगा, यही है। और एक और चीज होता है एनिमल सेल में, यहाँ पे हम लोग देखे थे एस्टर फॉर्म होता है एनिमल सेल में, एस्टर फॉर्म। और यहाँ पे क्या होता है, एस्टर डज नॉट फॉर्म, ठीक है। एस्टर डज नॉट फॉर्म। ये पूरा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक। एनाफेज तक सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है। टेलोफेज में हल्का सा फोरो डिपेंड होता है, यहाँ पे टेलोफेज में एनिमल से फोरो बनना चालू होता है और यहाँ पे प्लेट बनना चालू होता है। साइटोकिनेसिस में आके ये फोरो डेप्थ हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा और ये आपको डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्लेट एक दूसरे को, एक सेल दूसरे को अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। ये था एनिमल सेल और प्लांट सेल का पूरा सेल साइकिल, ठीक है। कैसे सेल आया, सेल डिवाइड हुआ, सब कुछ हम लोग बात की, ठीक है। ये पूरा मेटियोसिस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं किसका, मियोसिस का। मियोसिस में क्या होता है, हम बोलते हैं सेल 2 टाइप का डिवाइड होता है, मेटियोसिस और मियोसिस में। मियोसिस में ऑलरेडी आपको जो लेक्चर दिए ना पहले में, उतना इज मोर देन एनफ, ठीक है। मेटोसिस का उतना लेक्चर्स आपका इज मोर देन एनफ, ठीक है।
म्योसिस आपको ऑलरेडी मैंने इसका सेल डिवीजन जब पढ़ाया था तो वहां पे आपको बता चुका था, ठीक है। ये आपको हम बता दिए मिटोसिस का पूरा, म्योसिस ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ, ठीक है, इसको क्लियर करने दो, पहले पूरा क्लियर करने दो। चलो अब एकदम लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये कि क्या सेल साइकिल चलते रहता है क्या हमेशा, ठीक है, क्या इसका कभी एंड नहीं है, ठीक है, क्या इसका एंड नहीं है? ऑफ कोर्स इसका एंड है। देखो सेल साइकिल का क्या बोलेंगे, परमानेंटली भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है, टेम्पररी भी होता है, ठीक है, परमानेंटली होता है, टेम्पररी होता है, और ये कंटिन्यूअस चलते भी रहता है जब भी जरूरत पड़े, व्हेन रिक्वायर्ड, QUIRED, ठीक है। देखो परमानेंटली भी स्टॉप हो सकता है, टेम्पररी भी स्टॉप हो सकता है, कंटिन्यूअस चलते भी रहता है, ठीक है। परमानेंटली कहाँ पे स्टॉप होता है, ठीक है, ये पॉइंट को देखना, परमानेंटली कहाँ पे स्टॉप होता है, ब्रेन, नर्व सेल, ठीक है। एक बार जब ये एम्ब्रो में बन गया ना, एक बार ये बन गया एम्ब्रो में ना, उसके बाद वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ये वापस से नहीं बनता है, और ये एक बार खराब हो गया तो ये रिप्लेस भी नहीं कर सकता, ब्रेन और नर्व सेल में। टेम्पररी कहाँ पे होता है, ठीक है, टेम्पररी आपका होता है लिवर में, ठीक है, कि हर एक 1 से 2 साल बाद फॉर्म होता है और रिप्लेस करता है, 1 to 2 ईयर्स में ये रिप्लेस कर देता है, जो खराब सेल होगा उसको ये रिप्लेस कर देगा। कंटिन्यूस तो आपको 1000 बार देखे होंगे, अगर आप कोई चीज़ को, स्किन को अपना ईचिंग, आपको ईचिंग होता है तो आपने यहाँ पे कर दे, स्क्रैच टाइप का हो जाता है, व्हाइट रंग का दिखता है, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका सेल्स आपका डैमेज हुआ था, वो बाहर निकल गया, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली आपका वो फॉर्म होते रहता है। आपका पैर कट गया है, चोट लग गया, वहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर्म होता है। तो हम लोग देखिए सेल परमानेंटली भी रुक जाता है, टेम्परो भी रुक जाता है, कंटिन्यूसली रिक्वायर मतलब फॉर्म भी होता रहता है, ठीक है। एक बात कर लेते हैं प्लांट में, ठीक है, जहाँ पे प्लांट का सबसे ग्रोइंग पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे सेल डिवीज़न सबसे बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है प्लांट में, ठीक है। जिस पॉइंट पे प्लांट का ग्रोइंग होता है ना, ग्रोइंग पॉइंट, यहाँ से लीव्स निकलता है, बर्ड्स निकलता है, फ्रूट्स निकलता है, वहाँ पे सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? और एक और चीज़, ये बताओ कि क्या सेल कंटिन्यूसली चलते रहता है, क्या दिक्कत होता है, ठीक है। आप लोग को देखे होंगे कि आप लोग को सुनते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर नाम की बीमारी होता है, क्या हो गया, किडनी के ऊपर एक छोटा सा मांस टाइप का जम गया, सुने ना, वहाँ पे क्या होता है, सेल आपका अगर रुका नहीं ना कंटिन्यूसली ग्रो करना, ठीक है, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, मे बी कैंसर हो सकता है, ये सब बीमारी से होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेल का रुकना भी, सेल साइकिल का रुकना भी बहुत जरूरी है, ठीक। अब एक छोटा सा चीज़ बात करता हूँ, देखो इसको ख़त्म करता हूँ, और एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा बस बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग का ह्यूमन में 3 फेज होता है, लाइफ का 3 फेज है, ठीक, लाइफ का हम लोग का 3 फेज है। पहला क्या बोलेंगे, चाइल्ड फेज बोलते हैं, ठीक है, जब हम लोग बच्चे रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बोल देते हैं एडल्ट, और यहाँ बोल देते हैं ओल्ड एज। देखो चाइल्ड फेज में ना न्यू सेल ज़्यादा फॉर्म होगा एज कंपेयर टू, ठीक है, डाइंग सेल से। चाइल्ड फेज में न्यू सेल ज़्यादा फॉर्म होगा, एडल्ट फेज में न्यू सेल बराबर होता है डाइंग सेल, जितना सेल मरेगा उतना सेल आपका बनेगा भी, ठीक। और ओल्ड एज में, ठीक है, आपका न्यू सेल कंपेयर टू द डाइंग सेल्स, मतलब डाइंग सेल क्या होगा,
ज़्यादा होगा, ज़्यादा यहाँ पे सेल मरेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया 3 फेज एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 1। एज आई हैव टोल्ड, हम आपको पहले ही बोल चुके थे कि ये चैप्टर पूरा मैं 1 घंटे में आपको याद करवा दूंगा। मैंने ये चैप्टर पूरा आपको 1 घंटे में पूरे अच्छे डिटेल ढंग से सारा पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इसका हैंड रिटन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू एंड द थिंग सेकेंड कंडीशन वॉज दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।